आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और या फिर करना चाह रहे हैं, तो किस का तैयारी आपको करना चाहिए? तैयारी करने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? किस सब्जेक्ट को की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए? मैथ पे कितना ध्यान देना है? रीजनिंग पे कितना ध्यान देना है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में उतने अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा जॉब सूटेबल होगा, कौन सा जॉब उनके लिए सूटेबल नहीं है? क्योंकि समय और पैसा दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों को व्यर्थ करने से पहले आपको एक माइंडसेट तैयार कर लेना चाहिए कि कौन सा जॉब हमें करना है, की तैयारी करना है, कौन सी जॉब की तैयारी हमें नहीं करना है। और वो बताने वाले हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत जानकारी आपको दे सकते हैं। तो इनके लिए आपको एक बेहतर व्यक्ति हमारे पास हैं, एक शिक्षक हैं जो काफ़ी लंबा अनुभव है इनको इस क्षेत्र का, जो आपको प्रॉपर जानकारी देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो हैं हमारे सर आनंद सर। तो चलिए आनंद सर से बातचीत करते हैं। धन्यवाद सर, आप कितने समय से इस क्षेत्र में हैं? इस समय में तो कम से कम क्षेत्र अगर देखा जाए, समय अगर देखा जाए तो कम से कम 6 साल हो गया। 6 साल 5 से 6 साल। 6 साल से आप पढ़ा रहे हैं। सर, जब इससे पहले आप जब स्टूडेंट थे तो आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे आप? इसके पहले तो हम मैथ के स्टूडेंट थे। मैथ के और student? जी, मैथ हमारा एक अच्छा रोचक सब्जेक्ट रहा और उनके प्रति मेरा रुझान बड़ा कुछ अच्छा रहता था, इसलिए मैं मैथ को कुछ ज़्यादा चाहता था। अब विगत 6 वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं जी। लगातार परीक्षा के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, सिलेबस चेंज हो रहे हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है, पहले की तुलना में विद्यार्थी ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी को एग्ज़ाम देने के तरीके, तैयारी करने के तरीकों में भी एक बदलाव करने की ज़रूरत है? टाइम को देखते हुए और भीड़ को देखते हुए ना जी। तो सबसे पहला काम है कि आप में बदलाव जरूरी हो जाए। अगर आप बदलाव अगर नहीं लाते हैं तो याद रखिएगा इस भीड़ में आप यहीं रह जाएंगे, है ना। जैसे कि आजकल एग्जाम का पैटर्न लगातार बदल रहा है। अगर फर्स्ट टाइम किसी और का एग्जाम दीजिएगा या फिर सेकंड टाइम किसी और का एग्जाम दीजिएगा, इसमें क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग भिन्नता होती है। तो सबसे पहली बात तो जब कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, तो पहले उसका सिलेबस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि अब क्या वो नया ऐड किया है। अब हो सके पहले स्टैटिक नहीं था, स्टैटिक ला दिया। अगर पहले कंप्यूटर अगर नहीं थी तो कंप्यूटर ला दिया। तो वो देखना आपको है ना। बाद में कि आप जिस टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ेंगे वो थोड़ा आपको रिगार्डिंग कर देंगे कि अब ये चीज़ नया जुड़ गया है। सर, हम आगे बातचीत करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कैमरे में लोगों को बता दें आप हैं कौन, आप किस संस्था में पढ़ाते हैं, आप उसके कौन हैं, किन किन सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं? मेरा नाम आनंद यादव सर है और मेरी संस्था खुद की है, ज्ञान बिंदु 2.0 भागलपुर बिहार। और मैं पिछले 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। और सीधी सी बात है कि अनुभव और प्रैक्टिस से आप बहुत चीज़ आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा प्रैक्टिस इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा रहा। और मैं अभी अगर इकोनॉमिक्स और अभी थोड़ा रीजनिंग और मैथ को, ये तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं सभी सब्जेक्ट को अभी अकेला रिकवर कर रहा हूँ। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मैं अकेला खुद पढ़ाता हूँ अपनी संस्थान में। और ये मेरा छोटा संजीवी वर्णन है। और मेरा छोटा सा एक क्वालिफिकेशन अगर देखूँ तो मैं हिस्ट्री से किया हूँ बीए और आगे चलकर मैंने बीएड और उसके बाद रहा। और मैं अभी सरकारी पद शिक्षक पे भी हूँ। तो सर, इस संस्था में अकेले पढ़ाते हैं या फिर आपके साथ कुछ अन्य टीचर भी हैं? अभी मैं 5-6 साल से ना मैं अकेले ही पढ़ा रहा था जी। लेकिन अभी जब से मैं एक अपना थोड़ा सा चेंज कर लिया हूँ लाइनअप, अभी मैं सरकारी पे चल गया हूँ। तो अभी थोड़ा क्या संस्थान में अलग अलग टीचर हैं और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रखेगा। टीचर जी। लगभग अगर हम एक एग्जैक्ट नंबर तो हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, लगभग 6 साल से आप पढ़ा रहे हैं और आप तरह तरह के विद्यार्थी आपके साथ पढ़ने आते हैं, मतलब कि हम तरह तरह की जॉब की बात कर रहे हैं। तो लगभग कितने विद्यार्थी होंगे जो अभी तक आपसे संस्था में आपके पढ़कर नौकरी पा चुके होंगे? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं एक एग्जैक्ट अगर नंबर अगर आपको नहीं तो वाकई में उतना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अप्रोक्स बताऊं कि यहाँ से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और हमारे मार्कर जो चला है किनके उनको चला है, तो मैं कम से कम 180-190 मतलब अप्रोक्स 200 लोग को सरकारी विभाग में अलग अलग क्षेत्र में भेज चुका हूँ, है ना। और जिसमें कि सबसे अधिक अभी कुछ दिन से चल रहा है शिक्षक को लेकर, TRE1, TRE2, TRE3 वो है। उसके पहले बिहार पुलिस में रहा। मतलब अन्य क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में संख्या किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है, लेकिन है हर क्षेत्र में। आपकी संस्था सरकारी नौकरी कई प्रकार की होती है, उसका शायद मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन एक आप मोटा मोटी तौर पर बता सके किस किस सरकारी नौकरी की तैयारी आप कराते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ सरकारी नौकरी अगर देखा जाए तो हम दरोगा से स्टार्ट करते हैं। दरोगा है हमारे यहाँ, पुलिस है, रेलवे है और
मतलब कि जितने भी अगर आप नीचे तरफ जाएंगे इस तरफ का जॉब है, ऊपर मेरे पास हायर क्वालिटी की मैं मतलब मेरे पास फैकल्टी है। और मतलब यूपीएससी छोड़ दीजिए, बीपीएससी प्रीलिम्स तक हमारी कोचिंग में पढ़ाई होती है। हाँ, अगर इसमें लोग अपना देखते हैं तो हमको अच्छा एक रिस्पॉन्स भी मिलता है कि यहाँ तैयारी हमको ठीक ठाक मिल रही है। तो सबसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि अगर कोई सरकारी नौकरी तैयारी करता है, क्या उनका कोई बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से होना चाहिए? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऐसा कोई लेना देना है? सरकारी नौकरी के लिए जहाँ तक मेरा एक अनुभव है कि इसके प्रति जरूरी नहीं कि आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, हिंदी मीडियम होना चाहिए। आप लगनशील कितना है इस बात को देखना है ना। पता है कि आपको आर्ट्स पेपर ले लिए, चलो ठीक है, इंटर में आर्ट्स मैंने कर लिया, लेकिन फिर तो आगे चलकर अगर आपको दरोगा बनना है या पुलिस बनना है तो वहाँ तो आर्ट्स से अच्छा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जरूरी है, मैंने हमारे ख्याल से नहीं रखता है कि आपका साइंस बैकग्राउंड हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ जॉब तो ऐसे होंगे सर जहाँ पर कि साइंस बैकग्राउंड ही जॉब ले सकते हैं, आर्ट्स का अलाउ नहीं होगा वहाँ पर। देखिए, इस सब क्षेत्र में देखिएगा तो रेलवे एक ऐसा टॉपिक, कुछ इसमें सेक्शन है, जैसे कि रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ड्राइवर, ये समय क्या है कि साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा है ना, इनको वैसा ही स्टूडेंट चाहिए, वो हिस्ट्री याद रखने वाले नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ टेक्निकल वर्क भी होता है। इसलिए आपको साइंस में जितना आपका पकड़ है वो लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, मतलब कर सकते हैं, उसका डिमांड साइंस के लिए, बस ये चीज़ है। अगर कोई विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, वह कौन सा कारक होगा जो उन्हें सफलता की ओर ज़्यादा करीब ले, मतलब उनमें क्या गुण होगा तो वो सफलता के करीब ज़्यादा होगा? वो सबसे पहले तो अपना घर का बैकग्राउंड देखना है। इसका मतलब? हाँ, बैकग्राउंड का मतलब इसका मतलब ये, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए तो पूरा हिम्मत जोड़ लगा देना है। पहला तो ये सबसे पहले आपको आगे बढ़ने में सबसे बढ़िया मतलब सब सुख अगर मिल ही जाए तो फिर लग रहा है कि आप लंबा समय खींचेंगे आप। अगर सरकारी नौकरी लेना है तो सबसे पहले मन में ईमानदारी, एक मन में ईमानदारी, लगनशील होना चाहिए। और सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको कम से कम बहुत सारे बुक, मॉक टेस्ट, ये सब लगातार, ये जितना लगातार लगाएंगे आप उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप यहाँ पर मॉक टेस्ट करवाते हैं? जी जी, हमारे यहाँ मॉक टेस्ट भी होती है, ऑरल का भी है, लिखित भी है, सब तरह का सुविधा उपलब्ध है। तैयारी शुरू करने को एक सीमा होती है कि वो 10th के बाद करे या 10th से शुरू कर दे या 10+2 से करे या ग्रेजुएशन से करे, ऐसी कोई समय सीमा है या फिर 10th से भी कर सकते हैं? पहले आपने एक बैकग्राउंड के बारे में पूछा था, वहीं से अगर बात करें तो अगर देखिए, अगर आप घर वाले ही सोच रहे हैं कि घर के बड़े लड़के अब बीपीएससी में चले गए हैं, एसडीएम बन चुके हैं, अभी सोच रहे हैं इससे बड़ा पद हो, तो आपके घर के जो छोटे लड़के या छोटी लड़कियां होगा उसको पहले से प्रिपेयर करना होगा। तो मैट्रिक से ही ध्यान रखवा दीजिए उसको, है ना, मैट्रिक से रखिए। फिर इंटर में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लीजिए आप कि अगर हमको यूपीएससी करवाना है तो कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा सक्सेस होने के रेट ज़्यादा है। सर, हम यूपीएससी को साइड छोड़ दें, हाँ, हम कुछ नॉर्मल एग्जाम की अगर बात करें तो बच्चे को किन किन सब्जेक्ट पर ध्यान देना जरूरी है? नॉर्मल यानी कि दरोगा हो गया, टीचर हो गया, रेलवे हो गया? नहीं, फिर सब एग्जाम का अलग अलग रूटीन है। जैसे अगर आप दरोगा बनेंगे आप और बीपीएससी बनेंगे आप, तैयारी करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, है ना, हिस्ट्री के तीनों सेक्शन और करंट अफेयर्स लगातार आपको देखना होगा, है ना। और पुलिस वगैरह, पुलिस में क्या होता है कि पुलिस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों से बराबर क्वेश्चन आते हैं, है ना। और साइंस यहाँ तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अन्य एग्जाम के लिए रेशियो सबका बराबर है, किसी खास एग्जाम में कुछ ज़्यादा पूछ लेता है। जो बच्चा मैथ में कमजोर है, क्या वो सरकारी नौकरी तैयारी करे या ना करे? जी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें कि मैथ पूछे नहीं जाते हैं। जैसे स्टेनोग्राफर है, जैसे कि आपको दरोगा में सिर्फ 5 से 7 ही मैथ है, बिहार पुलिस में सिर्फ 5 ही मैथ है ना। तो ये सब जिसका जीके मजबूत है वो आगे लेके उसको बढ़ जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आपका मैथ खराब है तो आप रुक जाएंगे आगे, ऐसा हमारे ख्याल से नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक नंबर है जो आपको फिक्स करवा देता है। अगर मैंने अपने 10 का 10% मैंने निकाल लिया है, वो फिक्स है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन जीके में बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन का मेरा एक आंसर होगा कि मैथ वाले भी आगे बढ़ सकते हैं। मैथ वाले भी? क्या कुछ ऐसे एग्जाम हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि कह रहे हैं कि अब इंग्लिश हर जगह कंपलसरी करते जा रहा है, तो क्या इंग्लिश की नॉलेज ज़रूरी है सरकारी नौकरी के लिए या फिर उतनी ज़रूरत नहीं है? बहुत सारे एग्जाम अभी भी ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जी, बहुत सारे एग्जाम ऐसा है जिसमें कि है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर आप बिहार एसआई बात करते हैं तो सिर्फ दो इंग्लिश आ रही है, बिहार पुलिस में सिर्फ 4 इंग्लिश आ रही है। बात यहाँ है ना कि हमारे बिहार में थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर पीछे ही ब्रेक लगा दिया गया है ना। तो थोड़ा सा वहाँ पे सरकार आजकल देख रहे हैं कि इस पर एक्टिव है। उनका कहना है कि थोड़ा सा इंग्लिश को भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर सरकारी एग्जाम में अगर आप इंग्लिश खोज रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चे को शुरू से बोलिए
है ना। अगर शुरू से प्रेशर नहीं दीजिएगा पढ़ने का और अचानक कंपटीशन में अगर इंग्लिश आप पूछने लगे तो ऑटोमेटिक लोग ये गेसिंग कर लेता है, अरे 2 नंबर का तो आता ही है तो छोड़ देंगे उसको, अगला भी कवर कर लेंगे। ऐसी सारी चीज़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जो काफ़ी लंबा समय देते हैं, यानी कि 10th के बाद से ही शुरू कर देते हैं। 10+2 पढ़ाई के दौरान भी मैंने देखा है जीके जीएस की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, रीजनिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, उसी दौरान नौकरी नहीं लगती है, फिर वो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर भी नौकरी नहीं लगती है, फिर वो पीएचडी कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक लंबी उम्र निकल जाती है। तो क्या इसमें एक कोई आप लंबा अनुभव है, क्या आपको लगता है कि एक सीमा के बाद, एक उम्र के बाद उन्हें कहना चाहिए नहीं अब नहीं हो रहा है तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद शरीर भी अलाउ नहीं करता है, क्योंकि फिर वो किसी मजदूर के लायक भी नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस 30 के बाद 35 के बाद उनको सरकारी नौकरी की छोड़ देनी चाहिए, या फिर लगता है जब तक उम्र दिया हुआ है तब तक करते रहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये एक आपको टाइम लगाना होगा, एक टाइम बांधना होगा। अगर आप इसी प्रकार एक अनमोल ज़िंदगी को इसी प्रकार अगर पढ़ाई में या एक क्षेत्र में ही गुजार दीजिएगा तो आगे बहुत सारा काम है ना, अब लाइफ में कुछ करना भी है। तो हमारे ख्याल से जब भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो मन में आप बना लीजिए सेटअप कि हमको अगर ये 25 चल रहा है तो मुझे 27 तक में क्लियर करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हर आदमी के बीच में एक सेकंड प्लान होता है, तो वो उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम दरोगा बन के ही दिखाना है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं, इस चक्कर में आपने 6-7 साल बर्बाद किया, आपकी आयु सीमा बहुत आगे बढ़ रही है। तो हो सके अगर आगे फेल्योर अगर मिल गया आपको, हमारे ख्याल से आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वाकई में टाइम लिमिट लेके करिए आप, है ना, कि जो हमको 4 साल ही करना है, हमको 3 साल ही करना है, हमको 2 साल ही करना है, बस ऐसा। तो जो टाइम लिमिट लेके चलेगा 2 साल 3 साल या 4 साल, उस बीच में उसको कोई किसी सेकंड ऑप्शन पे सोचना है उस पर या नहीं सोचना है? बिल्कुल भी नहीं। जिस समय अगर पहला प्लानिंग अगर आपका चल रहा है, आपने कहा कि 3 साल में होना चाहिए तो होना चाहिए, उसमें सेकंड प्लानिंग बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सेकंड प्लानिंग यानी कि मैं अगर बता दूं सेकंड प्लानिंग की, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे होते हैं और उस समय वो किसी अन्य चीज़ों की नॉलेज भी ले रहे होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की नॉलेज ले रहे होते हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा तो चलो भाई कंप्यूटर करके ये नौकरी कर लेंगे, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। जी जी। तो क्या सेकंड ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है? ऐसे देखिए कि मेरा एक रुझान तो मेरा ये अनुभव कहता है कि हर आदमी के बीच में एक सेकंड प्लान रहना चाहिए, है ना। और ज़रूरी नहीं कि सबको एक पहला बार में ही मिल जाए, तो लेकिन अगर पहला बार अगर शिद्दत से कर रहे हैं जी तो हमारे ख्याल से मिल जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं है ना। आप देख लीजिए कि आप में ईमानदारी कितना है, क्योंकि आप जब किताब का पन्ना मोड़ते होंगे ना तो उसमें आपको लग जाता होगा कि मैंने 3 घंटे की पढ़ाई करके जो उठी है उसमें कितना हमको संतुष्टि हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखना है। बाद में कि सेकंड प्लानिंग तब करेंगे जब आपकी थोड़ा सी सीमा लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रही है, लेकिन बदलता पैटर्न हमको दिक्कत हो रहा है, बदलती सीटों की संख्या हमको दिक्कत पहुंचा रही है, तो वहाँ पे परेशानी है। सर एक बात तो है कि भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में नंबर 1 है अभी, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। भारत में सबको नौकरियां, सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है, ये तो फिक्स है, क्योंकि सबको अगर सरकारी नौकरी देना चाहेगी भी सरकार तो नहीं दे सकती है। तो क्या बच्चों को टीचर ये बात भी दिमाग में डाले कि भाई आपको नौकरी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यूपी बिहार के लोग जो हैं सरकारी नौकरी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो करो या मरो के जैसा इसको लेकर चलते हैं, यानी कि अपना आन बान शान लेकर चलते हैं। क्या ये मेंटालिटी हम लोगों की, यानी कि हम बिहार वालों की मेंटालिटी इसको ठीक मानेंगे, या फिर लगता है हमें बदलाव की ज़रूरत है इसमें? नहीं, थोड़ी तो बदलाव की ज़रूरत है, इसमें बदलाव करना बहुत अनिवार्य है ना, क्योंकि आप सरकारी नौकरी को हर चीज़ मान लेंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत है ना। और बात रही कि कितना दिन तक करना है नहीं करना है, तो ये थोड़ा सा आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब शिक्षक को भी कम से कम ये बात क्लास में बोल देना चाहिए कि अगर आप जितना ईमानदारी से करेंगे तो सक्सेस होने के रेट उतने ही ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं कि आओ मेरे यहाँ दरोगा की वैकेंसी 2100 आई है, अब पता चल रहा है कि एक बैच में 17,000 लोग बैठे हैं, 18,000 लोग बैठे हैं, 10,000 लोग बैठे हैं, तो किसी को गुमराह करके हमारे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि बनेंगे तो सिर्फ 2100 ही लोग, बनेंगे तो सिर्फ 1800 ही लोग, तो सबको गुमराह किया मेरे यहाँ नौकरी हम लगवा देंगे, ये चीज़ हमारे ख्याल से नहीं है। उसमें जो लोग अच्छा अपना दिखाएंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये बात तो फिक्स है कि 2.5 से 3% लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, है ना। और सब सरकार को नौकरी दे ही पाए सबको, सरकार की बस में ये भी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं जो हम सबको दे पाएँ। इसलिए सीधी सी बात है कि हक आपको छीनने से मिलेगा, इसलिए जब बैठ जाएँ
तो ऐसा प्रयास करें कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बस यही पाना है, मतलब पाना है। आपके पास अगर कोई बच्चा आता है पढ़ाई के लिए, तो वो सिर्फ आपके जो आप क्लास में बताते हैं, जो आप उसे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहना है, या फिर उन्हें कुछ अन्य तरह से भी घर पे कार्य करना है? उनके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अलग है बातें। थोड़ी याद रखिएगा, आप अगर जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, अगर वो सर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ठीक है, पढ़िए। लेकिन अगर वो टॉपिक अगर क्लियर हो गया है आपका, अगर पता चला कि मुगल चल रही है या फिजिक्स का कोई चैप्टर चल रहा है, तो आपको ना निकालिए बुक, एनसीईआरटी बुक पढ़ने का आदत डालिए थोड़ा सा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब वहीं से पूछे जा रहे हैं और लोग ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि कुछ आ नहीं रहा पढ़ाया हुआ चीज़ें। और थोड़ा सा एनसीईआरटी या अन्य अन्य बुकों को फॉलो करेंगे तो सक्सेस होने का रेट कुछ ज़्यादा रहेगा। तो नोट्स विद्यार्थी को खुद से नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? हाँ जी, पहले तो आप कोचिंग से आपको जो मिला है वो ले लीजिए, क्योंकि वहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ। अब इसके बाद जैसे आप क्लास से आप रूम जाते हैं ना, एक अपना शॉर्ट हैंड्स बनाइए नोट, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का, कि जब परीक्षा मेरा नज़दीक आ जाए तब उसको पढ़ के जाएँ, ना कि सर वाली मोटी नोट्स पढ़ के जाएँ। एक थोड़ा सा अगर आप उसे हेल्प कर सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर ने बोला है खुद से नोट बनाओ, लेकिन खुद से कैसे बनाए समझ में नहीं। जैसे कि मैंने देखा है कि अरे जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, उसको ना आप ना कलर कर लेना, वो मैंने देखा है कि बच्चे पूरे कॉपी कलर कर लेते हैं वो। तो आप थोड़ा उन्हें बताएं, थोड़ा सा अगर बता सकें कि बच्चे किस तरह से नोट बनाएं, अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मुगल की हम लें। कुछ नहीं, अगर आप मुगल हैं, पता चला कि आज मुगल की स्थापना कैसे हुई, उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर का क्या भूमिका रही, तो आप सिर्फ कुछ नहीं, कॉपी पे बाबर लिखिए। पहले बात तो आपको नोट्स में या क्लास में जो जो बातें मूल ठीक लगी है पहले उसको नोट डाउन कर लें आप, और उसके बाद आपको जो जो चीज़ें याद नहीं है उसको लिख लें। जो आपको याद है वो तो याद है ही, आपको नया चीज़ माइंड में डालना है तो उसका नोटबुक बना लें कि जब परीक्षा का टाइम आए, जो आपको पहले से याद हो तो याद है ही, किसी न किसी क्वेश्चन के बहाने मिल भी गया होगा, लेकिन जो आपको याद नहीं, वो जो कॉपी बनाए ना, उसको जल्दी से सरसरी निगाहें से पढ़ना है, बस चले जाना परीक्षा में। तो इसलिए एगो शॉर्ट एकदम छोटा सा ही बना लेंगे तो सही रहेगा। अब बाबर का लिख रहे हैं तो पूरा बाबर नहीं लिखना है, बाबर में आप क्या क्या जानते हैं उस पर, हाँ ठीक है, हमको जो चौथा आक्रमण इसका याद नहीं है, पानीपत के युद्ध में क्या बात हमको ये याद नहीं, तो ठीक है लिख लेंगे, है ना। उसके बाद ये बाबर की कोई नीति, अगर चारबाग की नीति है या फिर उसका दफनाने की प्रथा है, क्या कहाँ से ले गया था, कौन करवाया था, मतलब जो आपको सीधा थोड़ा टफ लगे, जो आपको याद नहीं उसका बना लें आप। जो ईजी है तो वो ईजी है। क्या जिनको सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी है, या फिर सेल्फ स्टडी यानी खुद से अध्ययन करके भी निकाल सकता है? देखिए दोनों चीज़ है ना। ऐसे तो सेल्फ स्टडी से बहुत बड़ा पावर है, जितना आप खुद से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ये तो शुरुआत से है, कहावत भी है। तो आप वाकई में देखिए, ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी के लिए आप कोचिंग पकड़ें ही पकड़ें। अगर नहीं भी पकड़ते हैं आप, नहीं भी जाते हैं कोचिंग आप, तो हमारे ख्याल से आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, पढ़ाई के आवर्स को बढ़ा देंगे आप, 6 घंटे के स्थान पे 8 घंटा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ को 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमारे ख्याल से हो जाएगा। क्योंकि जो आप अपने आप से सीखेंगे ना, वो आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती। तो सर आजकल बच्चे जो तैयारी करते हैं काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। वो आजकल जो डिजिटल मीडिया के द्वारा वो देखते हैं कि ये आईएएस बन गया है, वो आईएएस बन गया है, कुछ फॉल्स न्यूज़ भी आते हैं कि उस कोचिंग से निकल गया, इतने बच्चे उस कोचिंग से, तो बच्चे तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो बच्चों को उन्हें कैसे हैंडल करना है? ये सोशल मीडिया तो अभी बहुत हावी है, इतना हावी है कि लोग समझ सकते हैं कि अगर अपना वो फ़ोन चेक करें ना, तो लगभग 5 से 6 घंटा से ज़्यादा वो सिर्फ फालतू चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। चाहे वो रील्स को रोल्स करते रहेंगे दिन भर, मोटिवेशन कुछ देखते रहेंगे, लेकिन मोटिवेशन का चीज़ कुछ अंदर में है नहीं, है ना। कुछ कहीं और का कोई न्यूज़ अगर सुन लिया है वो, अब उसके माथा में टेंशन हो जाएगा। तो देखिए डिजिटल चीज़ या फिर ये सोशल मीडिया जितना बढ़िया चीज़ है उतना ख़राब भी है। तो हमारे ख्याल से विद्यार्थी लाइनअप में जितना सा आपको उपयोगी है आपके लिए, अगर किसी का अगर आप क्लास लिए तो कर लीजिए। उसके अलावा आप मोटिवेशन आपको घर से मिल जाएगी, है ना। जब कहते हैं ना कि तस्वीरें भी बदल जाती, जब आईने टूट जाते हैं तो तकदीर भी बदल जाएगी अगर मेहनत करेंगे तो आप, है ना। तो मेहनत लगातार करते रहना चाहिए और ये सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहिए कि इसके कोचिंग से इतना हुआ, इसके कोचिंग से इतना हुआ। हम क्या कर सकते हैं, हम कर रहे हैं ना, बस हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर कि जिनका जब दोस्त की नौकरी लग जाती है तो वो बहुत निराश हो जाता है, उसका थोड़ा सा मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कैसे अपने आप को मजबूत रखें? देखिए ये बात तो सही है, जिन दोस्तों का हो जाता है ना, तो सबसे पहले ये चीज़ दोस्त को भी बुरी लगती है। अरे यार दोनों साथ आते थे पढ़ने के लिए, एक मित्र का हो गया, पता नहीं क्या कमी मेरे गलती में हो गई। लेकिन कुछ नहीं है, वही कहते हैं ना कि क्या गलती हो गई उसको देखिए आप, झांकिए। तो जो चीज़ उन्होंने किया
कुछ तो आपसे बेस्ट किया होगा वो, जो आपके साथ आते थे, जो आपसे निकल गए वो आगे। तो थोड़ा सा वही करने का प्रयास करना है। और देखिए मतलब नीचे नहीं जाना है। अगर आप सोचिएगा कि उसका हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, ये तो सब लोग सोचते हैं और अंतिम परिणाम यस होता है। सबको मिल जाती है, बस खाली यही थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा जल्दी, है ना। लगातार बने रहिए और टाइम के द्वारा बने रहिए। समय प्रबंधन, एक हाँ। टाइम मैनेजमेंट जो है सर। हाँ, समय मतलब वो मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा सर, तब तक नहीं हो पाएगा। आजकल विद्यार्थी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आ चुका है। स्मार्टफोन आ चुके हैं, डिजिटल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्ती यारी। तो सर एक समय का प्रबंधन कैसे करें? हम चाहते हैं कि विद्यार्थी सोशल लाइफ में भी एक्टिव रहे, एकदम पूरे तरह से समाज ना कट जाए वो, और पढ़ाई को भी जारी रखे। तो आप थोड़ा अगर उसे गाइड कर सकें कि कैसे मैनेज। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं 24 घंटा पढ़ते हैं। क्या 18 घंटे जब तक नहीं पढ़ेगा उसे जॉब नहीं लगेगी? देखिए पहली बात तो, अगर 24 घंटे जो भी आज टॉप है, जो भी आज आदमी सफल है, उसके लिए भी 24 घंटे हैं, और जो नहीं, जिसको कुछ हुआ आज तक, उनको भी 24 घंटे हैं। सबसे पहला काम तो 6 घंटा सोना निश्चित है आपके लिए, है ना। उसके बाद एक टाइम का वर्क बना लीजिए कि हमको इतना टाइम पढ़ना है। पहली बात तो विद्यार्थी हैं, पर मतलब कोई अन्य काम अगर आपको करना है तो उसका रूटीन बनाइए, पढ़ने का रूटीन मत बनाइए आप। सुबह उठना है, जो भी आपका क्लास का टेबल है वहाँ जाइए और सीधा पढ़ना स्टार्टिंग करिए। लग रहा है कि आज सोमवार का दिन है, आज मुझे ये काम करना है, तो उसका रूटीन, हाँ इस काम के पीछे मैं आधा घंटा समय दे सकता हूँ, तो वो करना चाहिए। और उसके बाद रही कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय दे रहे हैं तो लोग तो उस पर हावी हो ही गए। इस पर तो कुछ कहना तभी होगा जब वो अपने प्रति सोचेंगे। इसमें तो उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहे हैं, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। अब पता चला झूठ का सिर्फ फेसबुक को स्क्रॉल किया जा रहा है, कम से कम मोबाइल पे जो रील्स देख रहा है, जब तक मोबाइल पे डाटा का मैसेज नहीं आ जाता तब तक देखते रहता है। और लोग कहते हैं 18 घंटा पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से 6 घंटा पढ़िए। अगर कोई व्यक्ति, समझ रहे ना, अगर कोई व्यक्ति दिन सुबह उठती है, मतलब उठ रहे वो, और उसके बाद पूरी थाली में चावल है, दाल है, सब्जी है, अच्छे रंग के पापड़ हैं, थोड़े से घी हैं, पूरा भर के खा लिया। लेकिन वही अन्य लड़का बगल से क्या कर रहा है, थोड़ी सी एक गिलास अनार का जूस पी रहा है, थोड़ा सा कोई मौसमी का जूस पी रहा है, थोड़ा सा काजू या किशमिश खा रहा है, तो उससे ज़्यादा कैलोरी ये ले रहा है। तो संख्या मतलब ज़्यादा नहीं जाना है, इतना खा लिया, इतना ऊर्जा मिल गया, नहीं, थोड़ा सा ही ईमानदारी से ही। इसलिए 6 घंटा ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं 18 घंटा पढ़ रहा हूँ, लाइब्रेरी दिन भर ज्वाइन कर लिया हूँ, और लोग कहने लगे कि अरे यार इतना पढ़ता था फिर भी नहीं हुआ। तो आप पूछ लीजिए ना अपने आप से कि आप क्या करते थे लाइब्रेरी में, क्या करते थे रूम में बैठ के आप। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। यहाँ पर एक और प्रश्न है सर, कि पढ़ने के नाम पर बच्चे बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है तो आनंद सर का भी नोट्स पढ़ लेते हैं, किसी और सर का भी नोट्स पढ़ लेते हैं, किसी और सर के बहुत सारे नोट्स जमा कर लेते हैं, वो पढ़ किसी का नहीं पाते हैं। क्या सर बहुत सारा नोट्स पढ़ने से सफलता मिलेगी, या फिर कुछ चुनिंदा चीज़ों से पढ़ने से सफलता मिलेगी? देखिए अगर 10-10 फीट का गड्ढा अगर 10 जगह कर दीजिएगा ना तो पानी नहीं निकलेगी, है ना। अगर 100 फीट का गड्ढा अगर एक ही जगह कर दीजिएगा तो पानी पक्का निकल जाएगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए एक ही बुक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, है ना। सब बुक में ही अगर किसी का पता चला कि मेरा कोई नोट्स है, तो मेरे भी नोट्स में वही मगध का ही चर्चा होगा, वही हरियक, वही चंद्रगुप्त मौर्य का ही चर्चा होगा जो पटना वाले नोट्स में है ना। बस खाली आपको ये देखना कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है ना। तो ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा किताबें खरीदने की या ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले एक को ही पढ़ के बुनियादी तैयार कर लें, बेसिक अच्छे से कर लें। जब लगने लगे कि मुझे ये किताब पर कमांड हो गया, देखते हैं ये किताब वाली इसमें कुछ नया है क्या, तब वहाँ ट्राई कर सकते हैं। 13 को किताब पढ़ने से हमारे ख्याल से जहाँ तक हमको लग रहा है कि ठीक नहीं है। सर आप इतने लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं और आपने किया भी है, तो वो क्या एक माइंड में रखे कि ताकि वो मोटिवेटेड रहे, प्रेरित रहे दिमाग में, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए करते हैं, हम अगर सबकी बात नहीं कर रहे हैं, 50% या 70% ज़्यादा बिहार के लोगों की बात करें, सरकारी नौकरी करेंगे, अच्छी लाइफ होगा, टिकाऊ लाइफ होगा, हमें पैसे की टेंशन नहीं होगी, दहेज अच्छा मिल जाएगा। तो क्या प्रेरणा क्या होनी चाहिए? देखिए एक छोटा सा कहावत है कि दिन भर काम करेंगे घर जाएंगे तो संभालेगा कौन। दिन भर काम करके जाएंगे तो संभालेगा कौन। और जब तक माँ है, जब तक बाबूजी है, कुछ कर लेते हैं, नहीं तो मेरी सफलता पे इतराएगा कौन, है ना। ये बात सर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि देखिए लोग जो है ना, कब तक करना चाहिए। पहली बात, अगर बाबूजी घर में भी पैसे के साधन हैं तो बाबूजी के जब तक हाथ वर्क कर रहे हैं, है ना, तो याद रखिएगा वो हाथ कमजोर पड़ते पड़ते आपको सहारा बनना पड़ेगा, है ना। वही टाइम है, वही मोटिवेशन है, आपको दूसरा मोटिवेशन नहीं देखना है। अब बाबूजी काम नहीं कर पाएंगे तो हमको लेना है, मतलब लेना है, मेरे पास कोई चारा नहीं है।
बस यही चीज़ है। और अभिमन्यु भी तो फंस गया था, है ना, लेकिन वो जान रहा था कि अगला गेट नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा हमसे, है ना, लेकिन फिर वो पीछे नहीं आया ना। तो एक विद्यार्थी भी अभिमन्यु की ही तरह है, अगर अगला कदम अगर सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ा दिए हैं, ये भी एक महाभारत है सरकारी नौकरी। इतनी संख्या है, इतनी संख्या है, किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, कहीं भी 16-17 लाख से संख्या कम नहीं है ना। अब वहाँ अपना भीड़ में नाम लाना वो कम नहीं है। वो कहते हैं कि वो 35 लाख के भीड़ से क्या डर जाएंगे, नहीं, कुछ करना है तब ये हो पाएगा, है ना, जरूरी है सर। ये विद्यार्थी को आप क्या कहना चाहेंगे जो कई सारे प्रयास कर चुके हैं? कि जो बहुत सारे कई प्रयास कर चुके हैं और नहीं हो रहा है, पहली बात तो हमारी तरफ से एक बार कहे कि एक बार लास्ट है और एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अंतिम ही भला, तो ठीक ठाक हो जाता है सब चीज़ें। तो देखिए उसके बाद अगर आपको इतना प्रयास करने के बाद भी जगह नहीं मिल रही है, हमारे ख्याल से हो सके आपका जो तैयारी करने का जो वो है ना, मतलब जब बनाए क्राइटेरिया अपना, वो उसके थोड़ा सा वो गलत हो, थोड़ा सुधार के देख लीजिए। अगर नहीं मिले तो निराश होने की जरूरत है क्या? देखिए अगर आप टाइम आपने कितना दिया है, अगर घर वाला बोल दिया कि एक घर में सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन आपने उसको नहीं पा पाया, थोड़ी सी ज़िंदगी में दोस्त तो रहती है कि मैंने इतना समय दिया, हो नहीं पाया, लेकिन याद रहे अगर आप ईमानदारी से किए हैं तो मन में मलाल कभी नहीं आएगा। कोई लोग बोलेगा हमको बिल्कुल भी नहीं कि मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी मन से नहीं की और मेरी हुई नहीं। सरकारी नौकरी जो तैयारी करता है, लंबे समय तैयारी की है सर, आपने सफलता भी पाई, जॉब भी पाई सरकारी नौकरी, व्यक्तिगत जीवन में आपको क्या प्रभाव डाला इसमें, सरकारी नौकरी तैयारी में कुछ सीखने को मिला या फिर सिर्फ नौकरी मिला है इसमें? बहुत चीज़ सीखने को मिला, क्योंकि 6 साल छोटा मोटा समय तो हमारे ख्याल से नहीं होता है। और ये चीज़ हमको बड़ा अच्छा लगा कि मतलब सामने वाला भी कुछ जान रहा है, आपको ये लेके चलना है, आपको सामने वाला से बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं बच्चे से हम कुछ नहीं सीखें, ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ उन लोगों ने इशारों में सिखा दिया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपके मन विचार एक बन रहा है, क्योंकि आप जब कहीं आप जा रहे हैं, अभी मैं सीनियर लोगों को पढ़ाता था, अभी मैं फिलहाल जूनियर लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ का जो अनुभव है मेरे पास, तो ऑटोमेटिक वहाँ पेश करूँगा तो उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही लगेगा कि वाह, कि दोनों तरह का भावना लेके आए हैं ये सर, है ना। ये थोड़ा सा लग रहा है कि व्यक्तिगत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप सीखते हैं ज़्यादा। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अब इसमें आना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकारी नौकरी में तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप देख लें कि आपसे हो पाएगा कि नहीं। पहला बात तो ये है ना, ऐसा नहीं कि हाँ मेरा दोस्त तो बोरा लेके चल गया, पूरा सामान भागलपुर में रख लिया है, हम भी जाते हैं बढ़िया से ले लेंगे, 4-5 किताब ले लेंगे, तो उस सब नहीं। आपका मन क्या कहता है ना, आपका मन कह रहा है कि मेरा शुरू से सब चीज़ खराब रहा, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक बार दिल से ज़रूर पूछ लेना चाहिए एक बार, है ना। अगर आपको लगे कि नहीं फलाना लोग लड़का वाह कर दिया है, मेरा पड़ोसी कर दिया है, अक्का है ना हमसे होगा, तो जिद्दी बन के आइए, है ना, जिद्दी बन के आइएगा तो हो जाएगा। और हमारे ख्याल से अगर आइएगा तो स्वागत है हमारे यहाँ भी आपका, आइए, सभी तरह का तैयारी करवाएगा। कोई बच्चे अगर निराश होते हैं या फिर कुछ सलाह चाहते हैं तो आप उनसे बात करते हैं? जी बिल्कुल, और सब लोग हमसे पर्सनल मिलते भी हैं आके कि सर मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही है। मैंने सबको क्लास में अलॉट भी कर दिया है कि आपको कोई भी परेशानी लगे तो कभी ये मत सोचिए कि हम टीचर से बोलेंगे तो डर सा लग जाएगा। मैंने क्लास में सीधे सबको कह दिया कि टीचर होने के साथ साथ मैं आपका बड़ा भाई भी हूँ। आप गार्जियन सहित हमसे पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ से मोड़ कहाँ लेना चाहिए, क्या करें, अब थकावट सी लग रही है ना, किस रास्ते पे जाएं, कोई बताने वाला नहीं है, तो हमसे वहाँ से आप सलाह ले सकते हैं। जो मेरे में होगा वो आपको देने के लिए बिल्कुल हम रेडी हैं, इसमें कोई कमी नहीं होगी मेरे तरफ से। चलिए तो सर, उम्मीद करते हैं जो वीडियो हम आपके साथ अभी रिकॉर्ड किए वो विद्यार्थी के लिए एक फ्रूटफुल हो, फ़ायदा हो, उनको वो जानकारी मिले जो वो ज्वाइन करने से पहले उनका फ़ायदा ले सके। यानी किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन करने से पहले वो ज़रूर इस वीडियो को देखें ताकि उन्हें आइडिया मिल जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर, अगर उन्हें कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो आपसे संपर्क कर सकते हो? 100% कर सकते हैं, और जब भी मन करे नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको लगने लगे कि हमको यहाँ पर परेशानी हो रही है ना, और हम जिस फील्ड से गुजरे हैं उस फील्ड में कहीं भी परेशानी होगी तो याद रहे मेरा नाम आनंद सर है, आप कहीं भी। तो आपका कोई नंबर है जो मैं दे सकूं? जी, आप मेरा नंबर है 7903432854। ये नंबर है, ये कोचिंग संस्थान का भी नंबर है। आप ये हमारे पास ही रहता है, आप बिल्कुल इस पर कॉल कर लीजिएगा। जैसे कुछ लोग अभी TRE 4 के लिए चले गए होंगे, कुछ SI की तरफ गए होंगे, है ना, तो वो जिसमें जाना चाह रहे हैं, तो मेरे पास जो भी अनुभव है 6 साल का, जो लोग यहाँ से मैंने उन लोगों को इस ब्रांच पे बैठा के जो लोगों को यहाँ से निकाला है, तो उसमें जो भी हो सके फ़ोन कॉल्स मैसेज के द्वारा आपको हम कुछ दे सकें तो 100% देने में कोई हिचक नहीं होगी हमारे तरफ से, बिल्कुल 100% दी जाएगी।
चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और वो भी फ़ायदा ले सके। तो सर, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।